बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फाइसा बुखारी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। डेल्टा वेरिएंट के नाम से एक नया वायरस जो है वो सामने आ चुका हुआ है और इस सिलसिले में हमने देखा है कि मौजूदा हुकूमत अपनी नई पॉलिसीज़ को मुतारफ़ करवा रही है। सूबा सिंध में जगह जगह अगर देखा जाए तो स्मार्ट लॉकडाउन और स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को फॉलो किया जा रहा है। इस हवाले से इमरान खान साहब का ये कहना है कि वो स्मार्ट लॉकडाउन को ही प्रेफर करेंगे, लेकिन लॉकडाउन की फेवर में वो नजर नहीं आते हैं। कोरोना से बचने के लिए इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है, जगह जगह पर जो है वो हिफाजती सेंटर कायम किए जा रहे हैं, जहां से अवाम 24 घंटों में किसी भी वक्त जाकर वैक्सीन लगवा सकती है। इसी के साथ साथ एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते यह हमारा फर्ज बनता है कि हम सब ने वैक्सीन जरूर लगवानी है। कोविड वैक्सीन के हवाले से बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे रूमर्स जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं कि आया कौन सी वैक्सीन जो है वो बेहतर है, साइनोफार्म, फाइजर या साइनोवैक, कौन सी वैक्सीन जो है वो लगवानी चाहिए। और अगर वैक्सीन के हवाले से बात की जाती है तो लोग जो हैं इस हवाले से काफ़ी परेशान भी नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब पर अगर बात करेंगे तो मईशत के हवाले से बात की जाएगी कि आया कोविड-19 की सिचुएशन से बचने के लिए और इस नई लहर से बचने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या नई पॉलिसीज होंगी। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज पैनल में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट है मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं स्टूडियोज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब ट्रेडर विंग के और इंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट के चेयरपर्सन जुबैर अंसारी साहब, और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर सारा। बात की जाती है अगर कोविड-19 के हवाले से और कोरोना की दोबारा से पाकिस्तान में जो एक नई लहर आई है, तो इस हवाले से मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह की पॉलिसीज़ को मुतारफ़ कराया जा रहा है, कहीं पर देखा जाता है तो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, सूबा सिंध में लॉकडाउन की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, पंजाब में भी सोचा जा रहा है कि आया स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएँ या ना जाएँ, इस सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया फायजा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह 9/11/2001 ने जी पूरी दुनिया की सियासी सफारती दुनिया में तब्दीली पैदा कर दी थी जी, यानी जो दुनिया 9/11 से पहले थी वो 9/11 के बाद नहीं रही। बिल्कुल इसी तरह जो पूरी दुनिया का रहन सहन का अंदाज है वो कोविड-19 ने मुकम्मल तौर पर बदल दिया है जी। अब वो दुनिया नहीं है, अब वो समाज नहीं है, ना वो रहेगा जो इस कोविड के आने से पहले था। मुकम्मल तौर पे दुनिया तब्दील हो गई है, हमारा लाइफस्टाइल तब्दील हो गया है, हमारा मिलने जुलने का तरीक़ेकार तब्दील हो गया है, हमारा लेन देन का तर्ज तब्दील हो गया है। अब हम आते हैं जो आपने सवाल पूछा हुकूमती पॉलिसियों की। अवलन तो हमारे यहाँ जो जब से ये आईनी तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए हैं जी, तो उसके नतीजे के अंदर बहुत सारे मामलात के अंदर जो है एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल पैदा हो गई है। वो चाहे तालीम का शुबा हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो इंतज़ामी मामले हों, चाहे वो कोर्स कंटेंट हों, उनके अंदर रब्त ज़ब्त जो है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो सिंक्रोनाइजेशन है, उसका ख़ात्मा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जी। अब हम आते हैं ये कोविड के मुतल्लिक, कोविड से निपटने की जो पॉलिसियाँ हैं उस वाले से भी जो सूबों और मरकज़ के दरमियान है वो अफरा तफरी और लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोहेजन जो है वो नज़र आता है। ठीक हो गया। लेकिन एक बात हमें एतराफ़ करना चाहिए कि इमरान खान साहब ने जो टोटल लॉकडाउन की मुखालफत की थी जी, और वो स्मार्ट और पार्शल लॉकडाउन को एडवोकेट करते थे, तो 2 साल के अरसे के अंदर तो उनकी ये पॉलिसी जो है, उनकी जो ये अप्रोच है वो हमें कामयाब नज़र आती है। ठीक हो गया। कि बहुत सारे ममालिक ने जो फुल लॉकडाउन की तरफ गए उसके नतीजे में उनकी जो मईशतें हैं
वो बैठ गई, उनका बटा बैठ गया। इस पॉइंट पे मैं वापस आऊंगी। जुबैर अंसारी साहब, अगर हम बात करते हैं मईशत के हवाले से, जैसे कि उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब का जो एक राह अमल रहा है कोविड-19 के हवाले से, और जिस तरह से स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ कराया गया, दीगर ममालिक की निस्बत हमने ये देखा कि यहाँ पे जो रेशो थी वो भी काफ़ी हद तक कम नज़र आई, और उसके साथ साथ यहाँ पर उस तरह से बड़ी तबाहकारियों का सामना नहीं करना पड़ा जैसे बाकी दुनिया में लोगों ने किया है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो डेल्टा वेरिएंट के नाम से एक नया वायरस मुतारफ हुआ है, इस हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ किस तरह से हैं और सूबाई हुकूमत की हिकमत अमली को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायज़ा, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का जो इन्होंने आप बुलाया, और नया चैनल है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि ये आसमान की बुलंदियों को छुए और बहुत तरक्की पाए, और जिसने मोहब्बत और जज्बे से ये लोग ने स्टार्ट लिया है, अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। जिस टॉपिक की तरफ आता हूँ कि आपने ये कोरोना की वबा की बात की, पहली बात तो यह है कि दुनिया अपने ख़ताम की तरफ जा रही है जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब बेराह रवियाँ हद से बढ़ जाएंगी तो मामलात बदल जाएंगे। अब रह गया मामला ये कि पाकिस्तान में इसकी तबाहकारियाँ बहुत कम हैं, बिलाशुबा बहुत कम है। ये अल्लाह का करम है जी। ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि मुझे मशरिक से ठंडी हवा आती है, ये वही मशरिक है जहाँ से उन्हें ठंडी हवा आती है, और वो करम है जो हम लोग बचे हुए हैं। वरना ना तो हमारे पास वो वसाइल हैं जो अमेरिका के पास थे, ना हमारे पास वो चीज़ें हैं जो यूरोप के पास थी। अमेरिका और यूरोप दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक होने के बावजूद सबसे ज़्यादा तबाहकारियों में वहाँ पे हुई। बल्कि जुबैर साहब, वो तो अपने लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सके जिस तरह से वहाँ पे लोगों के यहाँ एक ट्रेंड बन चुका हुआ है। लोग टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं, उसके बावजूद वहाँ की गवर्नमेंट्स को एक अच्छा खासा टफ टाइम का सामना करना पड़ा है। फ़ायदा, बिल्कुल इसी तरफ ही मैं आ रहा हूँ, यही बात मैं बताना चाहता हूँ। मैं अपने इस मौजू को किसी और चीज़ से लिंक करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने फरमाया जी कि इतना तरक्की याफ्ता होने के बावजूद, इतने ज़्यादा सोर्सेज उनके पास, हर चीज़, फंड दुनिया के सबसे ज़्यादा उनके पास, और दुनिया का सबसे ज़्यादा जो मईशत का बेड़ा गर्क, और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अमवात हुई वो अमेरिका और यूरोप में हुई जी। लेकिन उसके मुकाबले में हम तो भूखे हैं, हमारे पास तो खाने को ही कुछ नहीं है। हम तो कोरोना से पहले ही हमारे मुल्क का भट्टा बैठा हुआ था। हमारा GDA देख लें, हमारा GP देख लें, हमारा शरह नमू देख लें, हमारे तरक्याती मामलात देख लें, बिजनेस का हाल बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। कोरोना की वजह से जो हमें पैसे मिले, शायद हम उसमें कोई फ़ायदा उठा लें अपने मुल्क के लिए, लेकिन ओवरऑल अगर ये कहते हैं कि हमने, हुकूमत ने, किसी भी हुकूमत ने कोरोना के हवाले से कुछ किया, तो मैं समझता हूँ कि ज़ीरो किया। दुनिया भर में जो कोरोना के मामलात हुए उसके मुकाबले में पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ। हाँ, पाकिस्तान में अल्लाह ताला का ख़ास करम हुआ, रहमत हुई, मेहरबानी हुई कि वो अमवात, वो तबाहकारियाँ कोरोना की, आप देखें जब से पाकिस्तान माशाल्लाह बना है, अल्लाह ने बड़ी रहमत इस पे की है। और ये जो कोरोना के मामलात में आप देखें किस किस ने मास्क लगाया हुआ है, दुनिया में लोग की पोजीशन देखें और पाकिस्तान में देखें, इसको फॉलो कर रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ पर अगर उनके साथ कंपेयर किया जाए तो लोग उस तरह से SOP पे अमल करते हुए नजर नहीं आते, कुछ भी नहीं कर रहे। जुबैर साहब, मैं इसी पॉइंट पे आपके वापस आऊंगी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सारा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सारा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सारा, अगर हम बात करते हैं कोविड-19 के हवाले से, तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो इस वक्त लोग उनके पूछने के लिए बेताब हैं, ज़रियाम नज़र आते हैं कि सबसे पहले इस वक्त पाकिस्तान में कौन सी जो कोविड की एक नई किस्म आई है वो कौन सी है, और इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं और इसकी अलामात क्या हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में अभी हमारी जो फोर्थ वेव थर्ड वेव शुरू हुई है, इसमें सबसे ज्यादा जो 70% ऑफ द केसेस में हम लोगों ने देखा है कि ये जो वेरिएंट है ये डेल्टा वेरिएंट है। डेल्टा वेरिएंट वो वेरिएंट है जिससे पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, जो कि अभी आप लेटेस्ट स्टार्ट तो ये इंडिया से हुआ था, वहाँ पे फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था जी। लेकिन यूके में और हर जगह इस डेल्टा वेरिएंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा अमवात हुई हैं, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये नॉर्मल कोरोना से कहीं ज़्यादा जल्दी फैल जाता है और कहीं ज़्यादा जल्दी इस लोग अफेक्ट हो जाते हैं। डॉक्टर सारा, इसके अंदर अलामात क्या होती हैं कि जिससे एक बंदे को ये मालूम हो सकता है कि वो डेल्टा वेरिएंट का शिकार हो गया है? अलामात भी कोरोना की अलामात होती हैं जो हम लोगों ने पहली वेव में देखी हुई हैं। उसमें बेसिकली आपको बुखार हो सकता है, जो है इसमें सर में दर्द, जिस्म में दर्द, गले में दर्द हो सकता है,
ज्यादातर मरीजों में खांसी और जो लॉस ऑफ स्मेल है, यानी कि जो हमें शिनाख्त करने में मुश्किल पेश आती है जब सूंघने की और चखने की जो हिस्स है वो मुतासिर हो रही है, इस वेरिएंट में कम हो रही है। अच्छा। लेकिन इस वेरिएंट में खांसी भी कम है और ये वाली हिस्स भी हमारी काफी कम है। जिस्म में दर्द, सर दर्द, गला खराब और बुखार ऐसे सबसे कॉमन अलामात है। अच्छा डॉक्टर सारा, ये भी कहा जाता है कि डेल्टा वेरिएंट से जो है वो लंग्स बहुत जल्दी इफेक्ट होते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? जी, ये जो डेल्टा वेरिएंट है कि इसमें एक तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बहुत जल्दी फैलता है, इट इज मोर कॉमन। और दूसरा ये कि पेशेंट्स बहुत सिवियरली अफेक्ट होते हैं, अबाउट 2.5 टाइम्स कहते हैं कि ज्यादा कॉमन भी है और ज्यादा सिवियरली अफेक्ट भी हमें करता है। इसलिए और ये उन लोगों में ज्यादा देखा गया है जो अनवैक्सीनेटेड है, जिनको कोई वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई। तो जो वैक्सीनेटेड हैं उनकी फिर भी इससे बचत हो जाती है। सही हो गया डॉक्टर साहब। सारा आपके पास इसी पॉइंट पे मैं वापस आऊंगी। अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उससे पहले पाशा साहब, आपने इकोनॉमी की बात की थी और जिसे आपने कहा कि जी बहुत अच्छी तरीके से हमने ओवरऑल इकोनॉमी को अपनी बैलेंस करने की कोशिश की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बात अपने एक जलसे में खिताब करते हुए कही थी कि अगर हम कंपैरिजन करके देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर 10% जो है वो महंगाई में कोरोना के दिनों में इजाफा हुआ है। इस वक्त जो सूरत हाल है सिंध की और वफाक की आपस में क्यों नहीं बन पा रही, या सिंध के साथ जिस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है या सिंध जिस तरह से अपना रवैया इख्तियार कर रहा है, क्या ये दोनों सूरत हाल काबिल कबूल हैं? ये मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को इख्तियारात मुंतकिल हुए हैं उसके नतीजे में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। दूसरा जो हमारी हुकूमत है उनका भी जो अप्रोच है और जो रवैया है वो मुफाहमाना नहीं है। यानी हमारी हुकूमत है वो पहले दिन से ही, बल्कि हुकूमत में आने से पहले ही उन्होंने जारहाना, और अब तो यानी पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग के बारे में और बिलखसूस भुट्टो ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान के मुतालिक जो उनका लबो लहजा है वो सियासी और मुफाहमाना और मेरा ख्याल है किसी लिहाज से भी। पाशा साहब, कल तो वजीर दाखिला ने पेशकश की है शहबाज शरीफ साहब को कि वो आएं और उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने वो बता भी दिया ना कि किस चीज़ पर मुज़ाकरात होंगे। वो कहा है जी कि वो अंगूठे लगाने वाली जो मशीन है, तो इस तरह मुफाहमत नहीं होती। देखें, अंसारी साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि पाकिस्तान की मईशत तो कोविड से पहले भी दुरुस्त हालत में नहीं थी। इस हुकूमत को मौका मिल गया उस अपनी 1 साला कारकर्दगी को छुपाने का कि जनाब कोविड आ गया और वो मामला सारे जो हैं वो सेटल्ड हो गए, उसमें मतलब गुम हो गए। अब बात ये है कि हुकूमत जो है वो सिंध हुकूमत के खिलाफ एक महाजराई की सूरत में जा रही है। जो अखबारात में जो चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं उससे तो लगता है कि सुबह सिंध की जो इंतज़ामी मामलात हैं वो ठीक नहीं हैं और जो दीगर वहाँ पर मामलात हैं वो भी दुरुस्त नहीं हैं। ये अखबारी इतलात की हद तक है। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत सिंध के जो मुआवनीन हैं और उनके जो मीडिया मैनेजर्स हैं वो दावतें दे रहे हैं कि आप आकर देखें कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। लेकिन हमें ये बात तो बहरहाल माननी पड़ेगी कि कराची जो है, जो पाकिस्तान की मईशत का किसी ज़माने में मरकज़ था, हब था और शायद अब भी हो, उसकी हालत जो है वो नागुफ्ता है। तो और इसमें भी कोई शक नहीं है इसमें वहाँ की मौजूदा हुकूमत को आप कितना अब देखें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को वहाँ पर ये 13वां साल हो गया है, 13वां साल मुकम्मल होने को है। तो वहाँ पर सिंध में हुकूमत को तो अब उनको ये जिम्मेदारी मेरे ख्याल में लेनी चाहिए कि वहाँ की जो अबतर सूरत हाल है सफाई के एतबार से और बहुत सारे मामलात के एतबार से, तो उसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होती है। पाशा साहब, अब जाके सिंध की हुकूमत ने वहाँ पे 24/7 जो है वो कोविड वैक्सीन के सेंटर्स ओपन किए हैं कि जहाँ पे शहरी जो है वो जाकर किसी भी वक्त कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं।
आप ही की बात को मैं डोज कर रही हूँ कि जो बात अभी आप हाईलाइट कर रहे हैं, जो काम मेरे हाल से वहाँ की सूबाई हुकूमत को पहले कर लेने चाहिए थे, क्योंकि ज़्यादा केसेस इस वक्त सिंध में रिपोर्ट हो रहे हैं। जी दुरुस्त, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। वैसे ये है कि ये जो मरकज़ हुकूमत सिंध की कारकर्दगी को बहुत ज़्यादा मिलान कर रहा है, तो वैसे आपस की बात है कि अगर ये कोविड को मीट करने के हवाले से, कोविड को काउंटर करने के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से अगर हम हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी को देखें तो वो ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा मुनासिब है। और हुकूमत पंजाब का जब मैं बात करता हूँ तो वो जो इंतहाई मोहतरम हमारी डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर सारा नहीं डॉक्टर जो वजीर यास्मीन राशिद, नहीं डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मैं उनको एक शहरी के तौर पे, एक तजिया निगार के तौर पे सैल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने कैंसर में मुब्तला होने के बावजूद जिस दिलजमई के साथ, जिस सोजे दिल और सोजे जिगर के साथ जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया है, उसका ये नतीजा है कि पंजाब में कोविड के फैलाव की जो शरह है वो तमाम मुल्क में कम है, तमाम मुल्क की निस्बत कम है। और ये क्रेडिट हुकूमत पंजाब का भी है, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो क्रेडिट है वो उन डॉक्टर साहिबा का है, हमें उनको देना चाहिए। और अगर हम कंपेयर करें हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी और सिंध की कारकर्दगी, तो हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी सिंध की हुकूमत से बेहतर नजर आती है, बहुत बेहतर नजर। ठीक है, अगर हम वफाक का और सूबाई हुकूमतों का कंपैरिजन करना शुरू करें तो ये आगे, इससे पहले कि मैं जुबैर साहब की तरफ बढ़ूं, तो डॉक्टर सारा से पूछना चाहूँगी, डॉक्टर सारा, डेल्टा वेरिएंट में अगर देखा जाए तो हमें किस तरह के एसओपीज को फॉलो करना चाहिए, और इस वक्त आप क्या समझती हैं, क्या पब्लिक प्लेसेस पे हम उस तरह से उन एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हॉस्पिटल्स की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? करंटली तो ये है कि हमारी जो एसओपीज के हवाले से तो पॉपुलेशन एक हद तक ही कोई नजर आता है कि किसी ने मास्क पहना हुआ हो। जब चूंकि ये वेरिएंट ज़्यादा जल्दी फैल जाएगा, इसलिए मास्क एक वाहिद चीज़ है जो आपको बचा सकती है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो। अभी करंटली जो आदादो शुमार हैं उसके लिहाज से पाकिस्तान की तो सिर्फ 3% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हुई है, और अगर इसी स्पीड से हम लोग वैक्सीनेट होते चले गए तो बाय द एंड ऑफ द ईयर तो सिर्फ 10% ही हो सकेंगे। आबादी जो है हमारे मुल्क की बहुत ज़्यादा है, और अगर पंजाब में अभी हमारे जो करंट केसेस हैं वो 652 न्यू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 652 फैमिलीज अफेक्टेड हैं, और उनसे मजीद लोग भी इफेक्ट हो सकते हैं। एग्जैक्टली, ये एक लैग होता है, उसके बाद जाके आपके डिटेक्ट होना शुरू हो जाते हैं कि वो फैलना शुरू हो जाता है। जब हमारे इलाकों में, खासतौर पे लाहौर जैसे इलाकों में भी एक घर में जब 10-15 लोग होते हैं, वो फिर पूरी की पूरी फैमिली ही अफेक्ट होगी और पूरा एरिया अफेक्ट होगा, और ये इतना डेविस्टेटिंग होगा जिसका हम देख चुके हैं इंडिया में, इससे क्या हशर। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर अभी जैसे आपने बताया कि किस तरह से लोग इफेक्ट हो रहे हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है और इससे किस तरह से सोसाइटी इफेक्ट हो सकती है, सवाल जहाँ पर ये बनता है कि आपने कहा कि हम सबका वैक्सीनेटेड होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत सारी वैक्सीन मौजूद है, कोई साइनोफार्म के नाम से है, कोई साइनोवैक के नाम से है, कोई फाइजर के नाम से है। अब यहाँ पर भी लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए और कौन सी नहीं लगवानी चाहिए। वो लोग जो मुतवातिर ट्रैवल करने वाले हैं, पाकिस्तान से बाहर सफ़र करने वाले लोग हैं, वो भी कंफ्यूजन का शिकार हैं। अगर ये बीमारी ऑथेंटिक है और इसका इलाज भी वही तमाम वैक्सीन वही कर रही हैं, तो फिर इसके नाम क्यों मुख्तलिफ हैं? और इसके साथ साथ आप क्या समझती हैं कि कौन सी वैक्सीन जो है वो लगवाना सूटेबल है? इसमें सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि कोई भी वैक्सीन मिल जाए वो लगवा लें, क्योंकि हम लोगों के पास इतनी कोई वाफिर मिकदार में कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है कि हम लोग चूजी हो सकें कि हाँ ये लगानी है कि वो लगानी है। जनरली स्पीकिंग जो है हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए वाली वैक्सीन है, जिस तरह फाइजर की हैं और मॉडर्ना है, वो हुकूमत पाकिस्तान ने रिजर्व की हुई है उन लोगों के लिए जो ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या जिन्होंने बाहर सफर करना है, तो उनके लिए रखी गई है। आइडियली तो अगर सबको ही मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतने रिजर्व हमारे पास मौजूद ही नहीं है कि हम वो सबको लगा सके। ये वैक्सीन इवन प्रेग्नेंट वीमेन में भी लग सकती हैं जो कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में हो, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल है साइनोफार्म या साइनोवैक
जो चाइनीज हैं, इवन वो भी अगर हम प्रॉपर डोजेजेस पे लगवाएं तो भी हमें काफी हद तक प्रोटेक्शन मिल सकती है और सीवियर डिजीज से ये हमें बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे लास्ट में सिर्फ इतना बता दीजिएगा, जैसे आपने बताया कि वैक्सीन लगवानी चाहिए और इस तरह की वैक्सीन जो अवेलेबल है हमें उसी ही फॉलो करना चाहिए। अब मुझे ये बता दीजिए कि सुनने वाले नाज़रीन जो आपको सुन रहे हैं और आपको देख भी रहे हैं, उनके हवाले से आप उन्हें क्या बताएंगी कि वैक्सीन लगवाने के बाद जो एक रूमर्स डिस्कस किए जा रहे होते हैं कि फाइजर लगवाने से या फलां वैक्सीन लगवाने से ब्लड में क्लॉटिंग भी हो सकती है, शुगर लेवल डाउन हो जाता है, किडनीज इफेक्ट हो जाते हैं, लिवर भी इफेक्ट हो सकता है, क्या ये बातें रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं? मेडिकली आप क्या समझती हैं कि इस तरह के कोई केसेस आपके पास रिपोर्ट हुए? वैक्सीनेशन कोई नई चीज नहीं है, बचपन से लेके अब तक हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। बच्चों को भी जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो आपने देखा ही होगा उनको साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, लेकिन बीमारी ज्यादा बुरी है, साइड इफेक्ट्स कम बुरे हैं। इनके ज्यादातर साइड इफेक्ट्स जो है रिवर्सिबल है, यानी कि वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। जहाँ तक बात आती है कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ये आमतौर पे कोई मिलियन में कोई 4 या 5 यानी कि 10 लाख में कोई 4 या 5 लोगों में देखा गया, जो कि ना होने के बराबर है। ये बात समझना जरूरी है कि जो भी कंपनियां ये बनाती हैं वैक्सीन, उन्हें बताना होता है कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये जरूरी समझना है कि साइड इफेक्ट बहुत ही मिनिमल है। अगर हो रहा है आपको बुखार और जिस्म टूट रहा है तो शुक्र अदा करें, इसका मतलब है इम्यून सिस्टम आपका रिस्पॉन्ड वो एक्टिव हो गया, उसने रिस्पॉन्ड किया आपको। एग्जैक्टली तो वो उससे बजाय इसके कि इसको हवा बना ले, थोड़ा लोगों को मिसगाइड करें, तो इस चीज को रोकना पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा, आपने हमें वक्त और आपने हमें बड़ी डिटेल से बताया कि वैक्सीन जो है वो किस तरह से करामत है और इसके इस्तेमाल के बाद जो है वो आपको किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए, और जो रूमर्स इस पर डिस्कस किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो वैक्सीन अवेलेबल हैं, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमें वो लगवानी चाहिए। ज़ुबैर साहब अपने पॉइंट की तरफ वापस आते हैं। बात हो रही है कुछ वफाक के हवाले से और कुछ सूबाई हुकूमतों के हवाले से। डॉक्टर अगर एक तरफ से अपनी ये तमाम डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर सारा ने बता दिया कि किस किस तरह से हमें इससे बचा जा सकता है, वहीं पर सूबाई सिंध की जो हुकूमत है उसकी और वफाक की आपस में क्यों नहीं बन रही है? मुराद अली शाह साहब कुछ कह देते हैं, उनके जवाब में फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कुछ और बयान दे देते हैं, और उसके ये चीज़ एक बिल्कुल मुज़हका खेज तरीके से सामने आ रही है और लोग फिर इसको नॉन सीरियसली डील कर रहे हैं कि आया वाकई में कोविड एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। अच्छा फैज़ल, बात यह है, थोड़ा सा टाइम आपसे लेना चाहूँगा। सियासी मामलात में भाई साहब ने भी बात कर ली, डॉक्टर साहब ने अपना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दिया। थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर जाएं और देखें कि सारा हुआ क्या है, हमारे मुल्क की जो सियासत चल रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, चूहे बिल्ली का जो खेल हो रहा है, जो काम करते हैं उनको काम नहीं करने दिया जाता। हुकूमत सिंध ने बहुत से अच्छे काम किए, लेकिन वो वफाक की तरफ से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलती है, और वो उनको बाकायदा जो है वो एक सियासी जो एक इनका जो इन्होंने जो एक हवा चलाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उस हवा का इनको जो है वो आगे आने वाले वक्तों में परेशानी होगी। लेकिन मैं कोरोना में आता हूँ, मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है वो बयान करना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पहली बात कि कोरोना वुहान से शुरू हुआ, चाइना से आया और बाकी चाइना बच गया। आज चाइना ने दुनिया की इकोनॉमी पे कब्जा कर लिया, पूरी पे, जो दुनिया के बड़ी से बड़ी कंपनी थी, और वो कंपनी जो है वो खसारे में जा रही थी, चाइना ने उसको ले लिया। अमेरिका और चाइना आपस में कोई डील करते हैं जिससे सबसे ज़्यादा खसारा अमेरिका और यूरोप का हो जाता है, क्योंकि उनके पास कुव्वत ईमानी नहीं है जो मुसलमानों के पास है। ये जो जंग है ना कोरोना की, फायदा ये मासूद के साथ मैं आपको रोकना चाहूँगी। आप देखेंगे जब कोरोना आता है तो कोरोना के साथ हमने देखा कि हर इबादत गाह जो है वो बंद कर दी जाती है, अल्लाह का घर भी बंद हो जाता है, SOPs को फॉलो किया जा रहा है। हज जो है वो 2 दफ़ा जो हुआ है, बैतुल मुक़द्दस जाने के जो ख्वाहिशमंद लोग थे वो नहीं जा सके। मैं बिल्कुल यही फ़ायदा आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरी बात को सुन लीजिएगा। गुजारिश ये, मैं जग बीती नहीं बताऊंगा, हड बीती बताऊंगा, क्योंकि हम खुद कोरोना हमें हो चुका था और हम राशन की तकसीम में मसरूफ थे और मेरे पूरे घर को कोरोना हो गया था। हमने सूरह रहमान 3 बार हम लोग सुना करते थे मुसलसल अपने घर में लगा के, और उसके बाद मेडिसिन भी लेते थे, और हम लोगों को अल्लाह ताला ने बड़ी करम नवाजी की और हम अपने कुव्वत ईमानी की बलबोते पर हम इस जंग से बाहर आ गए, जो उनके पास नहीं है, जो यूरोप और अमेरिका के पास नहीं है, और वहां पर जो अमवात का है वो दूसरा मामला है, रेशो बहुत ज्यादा रही है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि कोरोना आ गया, बीमारी है हम मानते हैं, वुहान से शुरू हुई, वो चाइना में नहीं फैली। उन्हें पहले इल्म था कि ये वुहान में आने वाली बीमारी को किस तरह कंट्रोल करना है, जो उन्होंने चाइना ने पूरे मुल्क में नहीं फैलने दिया। ये भी सोचने की बात है कि पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन चाइना में सिर्फ
इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं कि ये वायरस जो है क्रिएटेड वायरस था कि जिसको इन्होंने अपने हाथों से कंट्रोल किया। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको पॉइंट दूंगा। अब अखज़ आपने करना कि क्या है। चौथी बात यह, दुनिया को तकसीम करने का अमल जारी है कि आप एस्ट्राजेनेका लगाएंगे तो आप वहां नहीं जा सकते, साइनोफार्म लगाएंगे, सफर पावर शिफ्ट हो गई। बिल्कुल, पावर पहले कोई और था, उसके बाद वो कोई और हो जाता है, इकोनॉमी किसी और के कंट्रोल में आ जाती है। सारा देखें ना आप, साइनोफार्म है, साइनोवेक है, एस्ट्राजेनेका है, फाइजर है, बहुत से ममालिक एक दूसरे में सफर नहीं कर सकते। ये सारा एक प्लान है। अच्छा, एक और बड़ी अहम नुकता है कि हमने क्या करना था। कोरोना हमारे पास आ गया, हमने भी इसको फेस करना था। हमने जो करना था हमने वो किया नहीं। फायजा, हमारे एमएनए एमपीएस करोड़ों रुपया कमाते हैं, अरबों रुपया कमाते हैं हुकूमत में आने के बाद। मैं किसी सियासी जमात का नाम नहीं ले रहा हूँ, एमएनए एमपीएस का। हर एमएनए हर एमपीए अगर 200 बंदे को राशन दे देता अपने इलाके में, अपने गुरबा को बुला के उन्हें हजार रुपए का राशन बांट देता, तो ये तकलीफ हम आराम से इसको क्रॉस कर सकते थे। ज़ुबैर साहब, आपने तो फिर इलाके की बात कर दी। यहाँ पे हालात ये हैं कि लोग अपने खानदान में मुस्तहिक अफराद की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते, जबकि हमारा दीन ये कहता है कि अगर तुम्हारा हमसाया रात को भूखा सोएगा तो इसका सवाल जवाब तुमसे लिया जाएगा। 40 घरों का हमने जवाब देना है। अब बिलाशुबा बिल्कुल फायदा, आपने दुरुस्त बात की है। अब ये अरबों रुपया कमा के बैठे होते हैं, अगर ये कोरोना में अपने गरीब दिहाड़ीदार मजदूर लोगों का काम करते हैं। दूसरी एक बड़ा अहम नुकता है कि मोहतरम इमरान खान साहब को चाहिए था कि इतने बड़े ताजर पड़े हुए पाकिस्तान में, एक कमेटी बनाते ताजरों की और उन्हें कहते कि आप अपने अपने इलाकों में राशन की तकसीम का जिम्मा लें। तो मैं समझता हूँ लाहौर में 8 बंदों के नाम मैं दे दूं, 8 बंदों के पूरे लाहौर का राशन हम लोग पूरा कर सकते थे। लेकिन हुकूमत ने बिल्कुल सियासी जंग बना के वो जो पहले दिन से कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। और मैं एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ये तकल्लुफ में शायद ना बता सकें। ये खुद अंसारी साहब जो इन्होंने तजवीज़ दी है, इसका ये रोल मॉडल कायम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि मैं राशन तकसीम करते हुए, नहीं उन्होंने तो हल्का हल्का बताया ना। ये एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं इस हवाले से कि लाहौर में जो 8 बंदे हो सकते हैं, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर ये खुद भी उस मुकाम पे खड़े हो जाएं तो ये 8 उन बड़े ताजरों के मुकाबले में अकेले ही काफ़ी होंगे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मैं चैनल पे बैठ के क्या बात कर सकता हूँ। अब ये सब कुछ हम कर सकते थे और हमने किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया जो हम कर सकते हैं। अपने खुदा को हमने जवाब देना है। अब हमसे कोरोना लेके क्या जा रहा है? आया, मुईशत बर्बाद की, क्या लेके जाएगा? एतमाद ले गया, भरोसा ले गया, रिश्तेदारियां ले गया। बिल्कुल। उसने हमारा भाई कोरोना में पड़ा है, भाई उससे मिल नहीं रहा है, इतने बुरे हालात हुए, खानदान के खानदान तोड़ गया। लेकिन फिर भी अल्लाह का ये करोड़ करोड़ शुक्र है हम बचे हुए हैं। इस बचे कुचे पाकिस्तान को आज अगर आप मोहब्बत से प्यार से खान साहब इसको एक कर सकते हैं, आज गिरफ्तारियां बंद कर दें, जो दूसरी सियासी जमातों के इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे सीखें। आप वो सीख का जो अमल है, आप अपने आप को अक्ले कुल मत बनाएं। आप दुनिया का हर इंसान गोद से लेके गोर तक सीखने का अमल रहता है। आपका कहने का मतलब है कि इस वक्त इस करंट सिचुएशन के अंदर हमें सबके साथ मिलकर बैठ के नई पॉलिसीज को मुतारिफ कराना पड़ेगा, लोगों की मदद करनी पड़ेगी और इस चीज से बचना पड़ेगा। बिल्कुल बचना पड़ेगा। साहब कहीं वही बात तो नहीं कर रहे जो शहबाज शरीफ साहब ने कही। देखिए जी, मैं एक और बात आखिरी करूं, आखिरी बात करता जाऊं कि जब T20 का मैच यूरोप में होता है, 20,000 लोग अंदर बैठे हैं बगैर मास्क के। वो देख रहे हैं। फुटबॉल का मैच होता है, 50,000 बंदा जो है वो फुटबॉल का मैच देख रहा है बगैर मास्क के। हरम आपने खाली करवा दिया हुआ। खुदा का वास्ता है, कुछ सोचें। आपने कल खुदा को जवाब देना है कि आप लोगों ने हुकूमत दी, आपको दौलत दी, इज्जत दी रब्बुल आलमीन ने, आपने क्या किया इस मुल्क के लिए? आप सबके गिरेबान रोज़े महशर पकड़े जाएंगे। सही। पाशा साहब, एक तरफ पे बड़ी डिटेल से हमें बता दिया ज़ुबैर साहब ने कि कोरोना वैक्सीन किस तरह से है और कोरोना के क्या साइड इफ़ेक्ट्स और हमारा बजाते खुद इसमें हमारा क्या किरदार होना चाहिए और इसमें गवर्नमेंट को किस तरह का किरदार अदा करना चाहिए। पाशा साहब, डॉक्टर साहिबा से जो सवाल पूछा था मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वैक्सीन के ऊपर अगर बात की जाती है तो लोगों के दरमियान बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पाई जाती हैं। लोग बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं, कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, कौन सी नहीं लगवानी चाहिए। डॉक्टर साहिबा ने तो ये बता दिया कि हमारे पास अवेलेबल ये है और हमें उससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना बहुत बेहतर है। लेकिन पाशा साहब, अगर इन तमाम वैक्सीन्स ने कोरोना के अगेंस्ट ही हमें लड़ने के अंदर हेल्प करनी है तो फिर डिफरेंट कंपनियों के नाम क्यों हैं और फिर इन पर पाबंदियां क्यों आयद हैं कि साइनोफार्म यूज़ करने वाला वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकता, फाइजर यूज़ करने वाला फलां मुल्क नहीं जा सकता, क्यों? आप देखें, आपने अंसारी साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही कि ये वुहान से शुरू हुआ, अमेरिका ने इसको चाइनीज़ वायरस करार दिया, चीन ने इसको फैलने से रोका पूरी दुनिया से और पूरी दुनिया में फैल गया। और चीन जो है
उसने मुआशी ताकत ऐसी पकड़ी कि जो सफ़र उसने मईशत की तरक्की का 5-10 साल में तय करना था वो चंद महीनों में उसने तय कर उसने लिया। पावर ले ली, दुनिया की सुपर पावर शिफ्ट हो बन गई। गया। बिल्कुल ठीक है, एक तो ये जरा ध्यान में रखें। दूसरा ये है कि पूरा यूरोप और अमेरिका जो है वो तबाही का शिकार हुआ, उनकी मईशतें भी डूबी, उनकी माशरतें भी ख़राब हो गई। अब ये आप ज़हन में रखें कि ये चीन और अमेरिका की जंग थी और जंग है। यही जंगी माहौल जो है ये कोविड की जो वैक्सीन्स हैं उनके दरमियान है। चीनी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां और चीन की तरफ से पूरी दुनिया को मुहैया की जाने वाली वैक्सीन बमुकाबला अमेरिका, यूरोप और मगरबी दुनिया की जो कंपनियां हैं उनकी बनाई जाने वाली जो वैक्सीन्स हैं उनके दरमियान जंग जारी है। और ये जो हमें तकसीम नज़र आ रही है कि भाई अगर ये ना लगाया तो वो हो जाएगा, ये ना हुआ तो हम आपको जाने नहीं देंगे, ये सब उसी चाइना अमेरिका राइवलरी का नतीजा है जो चाइना और अमेरिका और मगरबी दुनिया की जो वैक्सीन्स हैं उसके अंदर ही हमें जो जंग जारी नज़र आ रही है। और डॉक्टर सारा ने, मैं उसको एंडोर्स करता हूँ, उन्होंने खूबसूरत बात कही है कि कोई भी वैक्सीन हो वो हमें लगवानी चाहिए ताकि वो एक शील्ड का और ढाल का काम कर सके। अब जो आपने बताया कि वो सफ़र करने से जो रोका जा रहा है और ये किया जा रहा है, पाशा साहब ये सवाल ज़द-ए-आम है। आप खुद सोचिए कि अगर उस वैक्सीन ने हमें कोरोना से लड़ने में हेल्प करनी है और हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना है और उस वायरस से हमें बचाना है, वही काम अगर फाइजर कर रहा है, अगर वही काम साइनोफार्म कर रही है, अगर वही काम साइनोवैक कर रही है, तो फिर जंग किस बात की है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नफ़ा कमाने की, यानी जो जंग चीन और अमेरिका के दरमियान जारी है सियासी मैदान के अंदर, मुआशी मैदान के अंदर, वही जंग लिटिल स्टेज पे नीचे आके कंपनियों के दरमियान हो गई है। चीन ने सबसे ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस की है। दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर और सप्लायर है वो चीन है और उसने बहुत सारी मुल्कों को बहुत सारी वैक्सीन जो है ये डोनेशन की मद में दे दी है। अब वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो ये उसकी इस बढ़ती हुई पेनिट्रेशन को रोकना चाहते हैं और उसके लिए ये तकसीम उन्होंने बना दी है, तकसीम कर दी है। आखिरी बात कि जो अपने अंसारी साहब ने भी कहा कि वो जो मैदान है फुटबॉल के और खेल के वो भरे हुए हैं और हमारा खाना खुदा जो है वो खाली है। गुजारिश ये है कि उन्होंने 100% वैक्सीन लगा ली है और वो अब शील्ड के साथ उन मैदानों में खड़े होते हैं, खेलते हैं और उनकी ज़िंदगियां जो है वो नॉर्मलसी की तरफ जा रही हैं। जबकि हम मुसलमानों ने ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जो वैक्सीनेशन है, जो ब्ला ब्ला, जो हम उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, जिसका नतीजा ये है कि खाना खुदा हमारा बंद है। सही। ज़ुबैर साहब, इससे पहले कि आप बात अपनी कोई शेयर करें, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर हम खाना खुदा के हवाले से बात कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से हमारे उलमाए इकराम का क्या किरदार होना चाहिए? जहाँ पर हम मसाजिद के अंदर सोशल डिस्टेंस को तो कहीं कहीं मुतारिफ करा रहे हैं, मिलाद होते हैं, इज्तिमा होते हैं, क्या वहाँ पर हमें इस बात की तबलीग नहीं करनी चाहिए? जबकि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है कि जिस इलाके में वबा फैल जाए वहाँ से दूसरे इलाके में सफ़र ना किया जाए, हफाजती तदाबीर को फॉलो किया जाए। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, वबा और चीज़ है जी, और ये जो चीज़ें कोरोना है मैं इसको वबा नहीं समझता हूँ, ये क्रिएशन है लेकिन इससे लोग तो मुतासिर हैं, सोसाइटी को मुतासिर है। एक और भी जवाब, सोसाइटी को मुतासिर किया गया। जिस तरह नंबर 1 पे कोरोना आया, आज तुर्की में आग लगी हुई है। नंबर 2 ये भी क्रिएशन है, दुबई में 5 दिन मुसलसल बारिश की गई, ये भी क्रिएशन है। लेकिन इससे मुतासिर कौन हो रहा है? क्या उससे बचने के लिए मैं गुजारिश सुनिए, मैं ये बात फायदा किसी और लिए कह रहा हूँ। दुबई में बारिश की गई, दुबई से बहुत ज़्यादा पैसे मांगे गए, डिमांड की गई, उसने कहा मैं नहीं दूंगा। उसके ऊपर 5 दिन तक मुसलसल बारिश की गई, दुबई डूब गया, मजबूरन उसको पैसे देने पड़े। टर्की से बहुत सारे मामलात थे उन लोगों के और टर्की ने इनकार कर दिया तो उस पूरे टर्की को आग का घर बना दिया उन लोगों ने। अब जो आने वाली जंग है ना, ये कोरोना, ये आग, ये बारिशें, इनसे आपको निपटना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है चाह रहे हैं कि अब जो अटैक होंगे वो मिसाइल से नहीं होंगे, अब जो जंग है वो हथियार से नहीं होगी, अब टूल्स जो है वो चेंज हो गए हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं एक हदीस मुबारक कोट करता जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने घोड़े तैयार रखें। हमारे घोड़े जो है ना वो लेजर गाइडेड मिसाइल जरूर हैं, हमने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान जरूर बनाए
उनको ये मत करें कि हाफिज कुरान बना के शलवारें उनकी हम टूंग देते हैं और 8,000 रुपए का उसको मुलाजिम करवा देते हैं मस्जिद में। ये जुल्म है। आप हाफिज कुरान बनाने के साथ उसको लेजर गाइडेड मिसाइल के लिए उसको तैयार करें, वो बनाने वाले हों, वो साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल रखने वाले हों। इस किस्म का हमें मुसलमान चाहिए जो अल्लाह के रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतों फिल आखिरत, कि वो दुनिया और दीन को दोनों को साथ लेके चले और साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने कुरान का हिफ्ज भी करें। तो ऐसा पाकिस्तान, ऐसा मुसलमान चाहिए। सही। लास्ट में आपसे पूछता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, बड़े खूबसूरती के साथ ज़ुबैर अंसारी साहब ने बताया कि हम लोगों को किस तरह से अपने आप को बिल्ड करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि एक ट्रेंड ये भी मुतारिफ हुआ है कि घरों में बाकायदा वैक्सीन वालों को बुलाया जाता है, फिर कुछ लोगों के स्कैंडल्स भी सामने आते हैं, जैसे तारिक चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से रहे, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होती है जिसमें देखा जाता है कि घर में अमले को बुला के और कुछ लोगों को बुला के वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। इस अप्रोच को आप किस तरह से देख रहे हैं? और कुछ लोग जो जाली सर्टिफिकेट्स बनाने में भी इस वक्त मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, बात यह है कि जो हमारे माशरे में एक तकसीम है अदना और आला की, ख़ास और आम की, VIPs और आम शहरी की, ये जो आपने वाक़या सुनाया है ये उसी तकसीम और तफरीक का शाखसाना है और इसकी किसी सूरत में भी हमायत नहीं की जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक सर्टिफिकेशन का है, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने बहुत खूबसूरत निज़ाम तरतीब दिया है। ऑटोमेटेड सिस्टम है, नादरा का सिस्टम है। मैं एक जगह पर गया हूँ तो उन्होंने मुझे कहा जी कि बग़ैर वैक्सीनेशन के आप सर्टिफिकेट दिखाए अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा यार मैं साथ लेके तो नहीं फिर रहा। उन्होंने कहा अपना शनाख्ती कार्ड दिखाइए। मेरे शनाख्ती कार्ड नंबर को उन्होंने इसमें डाला और आगे से जवाब आ गया कि ये वैक्सीनेटेड है, कि वैक्सीनेटेड है और पहली वैक्सीन इनको फलानी डेट को लगी थी, फलानी वैक्सीन दूसरी डेट को उनको ये लगी थी। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। और ये जो आप बता रही हैं कि जाली सर्टिफिकेट बनाते हैं, ये इक्का दुक्का वाक़यात हैं। ये कोई हमारे सिस्टम को चैलेंज नहीं है। जो सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है सर्टिफिकेशन का, उसके लिए ये चैलेंज नहीं है। और पहला वाक़या जो आपने बताया है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है और इसको डिस्करेज करना चाहिए। और मैं हुकूमत से अपील करता हूँ ऐसे वाक़यात की नोटिस लेना चाहिए सीरियसली, कि कम अज़ कम हुकूमती एहलकार और हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो तो ये अदना और आला की तफरीक के अंदर शामिल ना हो। अगर कोई और बंदा ये करे तो शायद वो इतना संजीदा बात ना हो, लेकिन हुकूमती लोग अगर ये इस तरह की वायलेशन करेंगे, सिस्टम को बग करेंगे, सिस्टम को बाईपास करेंगे, तो ये ज़्यादा काबिल मज़म्मत बात है। साहब, आपके समझने से हवाले से सज़ा क्यों नहीं चाहिए? जिस तरह के लोग जो पकड़े जाते हैं, कि जिस तरह की सरगर्मियों में पाए जाते हैं, जो इस तरह से सिस्टम को वायलेट कर रहे होते हैं, उसके खिलाफ चल रहे होते हैं, ख्वाह वो हुकूमत से ही रिलेटेड क्यों ना हो या सिस्टम का हिस्सा ही क्यों ना हो, उनके लिए क्या सज़ा जो है वो फिक्स कर देनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो इस वक्त हमारे वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा एक दूसरे के साथ कोविड के नाम के ऊपर जो जंगें लड़ रहे हैं, एक का मजाक बना रहा है, दूसरा दूसरे का मजाक बना रहा है, इस जंग को किस तरह से? पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये कोविड को मुतारिफ कराने में और इसके बारे में शऊर पैदा करने के हवाले से हुकूमत जो कोशिशें कर रही है मुनासिब है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। उसको पूरे नेशनल सीन पर हमें फैला देना चाहिए ताकि तमाम लोग जो हैं वो जितने सवालात आपने पूछे हैं, मैं ये समझता हूँ कि टेलून न्यूज़ ये एक बहुत सोशल सर्विस कर रहा है कि जो ये कोविड के मुतल्लिक अवेयरनेस पैदा करने के लिए आपने आगाही मुहिम जो चल रही है, इस तरह की मुहिम जो है ये हुकूमत को मुल्की सतह पर चलानी चाहिए, सही, ताकि लोगों के अंदर शऊर और आगाही पैदा हो और हमें बहुत जल्द वैक्सीनेटेड पूरी कौम होके तो हम इन कोविड की जो पाबंदियां हैं, चाहे वो पार्शल हैं, चाहे वो स्मार्ट हैं, चाहे वो जैसी भी हैं, वो सब खत्म हो जाएं और हम जो है नॉर्मल जिंदगी की तरफ जो है वापस आ जाएंगे और लॉकडाउन का सामना नहीं करना पड़े जैसा कि यूरोप के अंदर हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में हमें, अब आपने जो सजा की बात कही है, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के बहुत बड़े एडवोकेट हैं, उनको चाहिए कि जो वजीर इस तरह की या हुकूमती एहलकार सियासी या सरकारी इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस पाया जाए, उसको जुर्माना किया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए, उसको उसके ओहदे से थोड़ी देर के लिए सजा के तौर पर हटाया जाए और वो समाजी तौर पर निक्कू बन जाए, शर्मसार हो वो। इस हवाले से ये एक काम जो है मेरा ख्याल है हुकूमती सतह पर हमें करना चाहिए।
जुबैर साहब, लास्ट में आपका कहना चाहेंगे, आज हमने कोरोना के हवाले से बात की है और आज हमने जिसे कहा जाए आगाही की मुहिम का एक आगाज़ किया है अपने चैनल से, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कोविड की जो सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तान में हुई है, हम इससे कैसे बच सकते हैं और देखने वाले लोगों के लिए क्या पैगाम होगा? अल्लाह ताला इस मूजी मर्ज से सबको बचा के रखे, और जैसे मेहरबानियाँ अल्लाह ने हमारे मुल्क पे की हुई हैं उसी तरह कायम रहें, सदकात देते रहें। गरीब दाएँ बाएँ आपके गरीब गुरबा रहते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहें। पहले अपने बहन भाई अजीज़ क़रीब को देखें कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान रहते हैं जिस वो डिज़र्व करते हो, खामोशी से जाके उनकी मदद करें। आखिरी बात जो आप लोगों ने की है बड़े और छोटे का मुल्क में, और जो मेरे पाशा साहब ने, मेरे सीनियर हैं, इन्होंने फरमाया कि वुज़रा के बारे में खान साहब को बेशक निकू बना दें, तो बिल्कुल जहांगीर तरीन अभी निकू हमने देखा है कि वो अरबों रुपए का उन पर एक स्कैंडल बना था और उन्होंने 30 बंदों का MNA MPA साथ में लाए और हुकूमत को लोटा बना दिया, घुमा दिया खान साहब को, और उन्होंने कहा था मैं कभी भी जो है वो नहीं झुकूंगा, नहीं बिकूंगा, और पूरी दुनिया ने देखा कि जहांगीर तरीन ने खान साहब को निकू बना दिया, और आज जहांगीर तरीन जो निकू की बजाय सबसे बड़े बन के बैठे हैं। इस तरह के मामला जो है इस मुल्क में आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना से मैंने आपको बता दिया, कोरोना बड़े डीपली मैंने बताया कि सूरह रहमान अपने घर में मुसलसल लगा के रखें, 2 बार 3 बार सूरह रहमान आपके घर चलनी चाहिए। सूरह रहमान एक ऐसी थेरेपी है जो दुनिया के हर मर्ज के लिए काफ़ी है। हम में और यहूदियों में और नसारा में एक फ़र्क है, वो ईमान है, और जो ईमान के साथ, क्योंकि मैं खुद, मेरा पूरा घर, मेरी बेटी, मेरी बीवी और हमारे मुलाजमीन, हम खुद जो है कोरोना में जो मुतासिर हुए थे, और हमने सूरह रहमान को किया, और थैंक्स उन डॉक्टर्स का, उन पैरामेडिक स्टाफ का जिन्होंने हमारा इलाज किया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान और आपकी टीम का जो आपने इलाज किया। लेकिन हमने मुसलसल सूरह रहमान का जो है विर्द अपने घर में रखा। अल्लाह ताला ने इस मूजी मर्ज से हमें बचाया। बहुत शुक्रिया पाकिस्तानियों का। मैं फिर एक बार कहूँगा कि अपने ईमान को मजबूत करें और गरीब गुरबा सदकात का ख्याल करें, जो अल्लाह के नबी का फरमान है। कोई चीज़ हमें कुछ नहीं कर सकती, लाजमी लगवाइए, वैक्सीन लाजमी है, जरूरी। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगी, जिम्मेदार शहरी होने के नाते और पाकिस्तानी होने के नाते ये हम सब पे फ़र्ज और लाजिम और मलजूम है कि हमने इस वक्त, इस कड़े वक्त के अंदर कोरोना की वैक्सीन को खुद भी लगवाना है और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों के अंदर इस बात का शऊर भी उजागर करना है कि ये वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़न फ़ाइज़ा बुखारी को, मेरे मुअज़्ज़ज़ पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।